तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि काश मैं भी किसी पोकेमॉन जर्नी पे होता, बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ता, नए नए दोस्त बनाता, नई नई जगहें घूमता, बैजेस कलेक्ट करता, चैंपियनशिप्स लड़ता। तो दोस्तों, मानो आपका आज वो सपना सच होने वाला है, क्योंकि इस गेम में हम वो सब कुछ कर सकते हैं। वेलकम टू पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड्स। Hi everyone, it's Gaurav. You're watching Curav. So guys, आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड्स। ये गेम ऐश की चंदी में बेस्ड है जब वो ऑरेंज आइलैंड्स में था प्रोफेसर ओक की बॉल, प्रोफेसर ओक की जीएस बॉल की वजह से। तो गाइस, ये गेम मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सारी नई नई चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। अगर आपको पोकेमॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आपको इस गेम में बहुत मजा आने वाला है, बिलीव मी। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है ऐश केचम और इसने हाल ही में ही इंडिगो लीग में हिस्सा लिया है और टॉप 16 भी पहुंचा है। और ये सब करने के बाद ऐश केचम यानी कि हम अपने घर पैलेट टाउन में आए हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हम सुबह उठते हैं और मॉम से बात करने के बाद हमें पता लगता है कि प्रोफेसर ओक को हमसे कुछ काम था। ये सुनने के बाद हम प्रोफेसर ओक की लैब चले जाते हैं जहां वो हमें दिखाते हैं एक मिस्टीरियस जीएस बॉल। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ये बॉल उनकी औकात के बाहर है और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें ये बॉल प्रोफेसर आइवी तक पहुंचानी पड़ेगी। अब प्रोफेसर आइवी, जिनके पास हमें ये जीएस बॉल पहुंचानी है, वो रहती हैं ऑरेंज आइलैंड्स के वेलेंसिया आइलैंड पर। तो इसीलिए अब हमें जाना पड़ेगा ऑरेंज आइलैंड्स। तो अपने पोकेमॉन को लेके और अपनी मॉम से बात करने के बाद मैं निकल जाता हूँ ऑरेंज आइलैंड्स की तरफ। मैं बैठ जाता हूँ हॉट एयर बलून में और एक लंबी जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं वेलेंसिया आइलैंड। वेलेंसिया आइलैंड पर पहुंचते ही मैं मिलता हूँ प्रोफेसर आइवी की छोटी बहनों से और स्वयं प्रोफेसर आइवी से। उनसे मिलने के बाद मैं उन्हें जीएस बॉल देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आखिर इस जीएस बॉल में है क्या? क्या इसमें कोई पोकेमॉन है? क्या इसमें कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है या फिर ये बस खाली है? आखिर इस बॉल का राज क्या है? मुझे नहीं पता, ये मेरी औकात के बाहर है, इसको वापस प्रोफेसर ओक के पास ले जाओ। व्हाट? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? मैं कैंटो से इधर आया हूँ, तुम्हें पता नहीं कितना दूर होता है ये सुनने। तो अगले दिन मैं अपने खराब मूड के साथ वापस कैंटो जा रहा होता हूँ और मुझे पता लगता है कि ये ब्रॉक, ये ठरकी ब्रॉक प्रोफेसर आइवी के साथ रहने वाला था। क्यों? तुम्हें पता है क्यों? भाई व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स? भाई तू तो बेस्ट ब्रीडर बनना चाहता। फिर मैं अपने और ज्यादा खराब मूड और मिस्टी के साथ कैंटो निकल जाता हूँ। पर जिस प्लेन में हम बैठे वो प्लेन टीम रॉकेट का था और इस मुसीबत से हमें बचाने, या मुझे कहना चाहिए इस मुसीबत में हमें और डालने आ जाती है जिगलीपफ। उसका गाना सुन के सब सो जाते हैं और प्लेन क्रैश लैंड करता है टैंगलो आइलैंड पर। जैसे तैसे तो हम बच जाते हैं और टैंगलो आइलैंड पर ही घूमने लग जाते हैं। पर अचानक से जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा उससे हमारा खून खौल उठा। 3 छपरी लड़के एक बेबी लैप्रेस को मार रहे थे, परेशान कर रहे थे। हमारे कहने पर भी वो नहीं रुके तो पिकाचू को एक जोरदार झटका उन्हें देना ही पड़ा। वो तीनों छपरी डर के भाग जाते हैं पर लैप्रेस की हालत अभी भी खराब थी। इसी बीच हमें एक लड़का मिलता है जो हमें लैप्रेस को पोकेमॉन सेंटर ले जाने का सुझाव देता है। उस लड़के की बात मानते हुए हम लैप्रेस को पोकेमॉन सेंटर ले जाते हैं। लैप्रेस को अब इंसानों से डर लगने लग गया था। मैं सोच ही रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि इसी बीच टीम रॉकेट आ जाती है लैप्रेस को चुराने। हम उनसे एक जोरदार बैटल करते हैं और लैप्रेस को बचा लेते हैं। हमारी अच्छाई देख के लैप्रेस का इंसानों पर विश्वास वापस जाग गया था और गेस व्हाट, लैप्रेस हमारी टीम में शामिल होने का मन बना लेती है। तो लैप्रेस को पकड़ने के बाद मैं ये खुशखबरी मिस्टी को देने जाता हूँ और वहाँ मुझे वो लड़का वापस मिलता है। इस बार वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम है ट्रेसी और वो एक पोकेमॉन वॉचर है। तो मैं हूं पोकेमॉन एक्सपर्ट गौरव और मैं आपकी मदद करने वाला हूं नई नई चीजें सीखने में पोकेमॉन के बारे में। तो पहली चीज जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो है पोकेमॉन वॉचर्स। तो ये लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, पोकेमॉन को देखते हैं और उनकी हरकतों में बेस उनके बारे में नई नई चीजें पता करते हैं और बाद में वही चीजें हमें पता लगती है। तो थैंक्स टू देम, बाय। ट्रेसी से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि ऑरेंज आइलैंड्स जहां अभी हम हैं वहां होने वाली है ऑरेंज लीग। इस लीग में हिस्सा लेने के लिए हमें 4 बैजेस चाहिए होंगे जो हमें मिलेंगे ऑरेंज क्रू के 4 लीडर्स को हरा के। ये सुनने के बाद मैं फैसला कर लेता हूँ कि मुझे भी ऑरेंज लीग में हिस्सा लेना है। तो प्रोफेसर ओक से परमिशन लेने के बाद, क्योंकि उनकी बॉल उनकी जीएस बॉल हमारे पास है, हमारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ट्रेसी और हम भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो अब ट्रेसी भी हमारे ही साथ सफर करने वाला था।
तो हमारा पहला बैच हमें मिलेगा मैकैन आइलैंड पर, तो इसीलिए बिना किसी देरी के मैं लैप्रेस के साथ निकल जाता हूँ मैकैन आइलैंड की ओर। और एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुँच जाते हैं मैकैन आइलैंड। पोकेमॉन सेंटर में थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं सीधा जिम की ओर चला जाता हूँ। जिम के बाहर मुझे एक बच्चा भी मिलता है जो कहता है कि मैं जिम लीडर को कभी भी नहीं हरा पाऊँगा। तुझे तो मैं बताता हूँ बच्चे। तो जिम के अंदर जाके हम मिलते हैं ऑरेंज क्रीक के पहले मेंबर सिसी से। वैसे तो एनिमे में सिसी हमसे बैटल की जगह रैंडम चैलेंजेस कराती है, पर गेम में ऐसा नहीं था। तो सिसी और मेरे बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये एक 2v2 बैटल होने वाला था। तो पहले बैटल के लिए सिसी भेजती है सीड्रा को और मैं भेजता हूँ पीकाचू को। हे, तो हम वापस मिल गए। पोकेमॉन में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं टाइप डिसएडवांटेज। इसका मतलब होता है कि एक टाइप का पोकेमॉन दूसरे टाइप के पोकेमॉन के खिलाफ कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल, फायर टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप पोकेमॉन के खिलाफ कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि आग को पानी बुझा देती है। तो इसी तरीके से वाटर टाइप पे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भारी पड़ते हैं। अब क्योंकि सीसी का सीड्रा एक वाटर टाइप है, इसीलिए इलेक्ट्रिक टाइप जैसे कि पीकाचू को भेजना समझदारी है। मिलता हूँ। इसीलिए पीकाचू के एक ही थंडरबोल्ट से सीड्रा आउट हो जाता है। उसके बाद सीसी भेजती है अपने बेस्ट पोकेमॉन को, ब्लास्टॉइस। अब देखो, मैंने ब्लास्टॉइस की जगह ब्लास्टॉइस इसलिए कहा क्योंकि ब्लास्टॉइस के पास एक मूव है जिसको कहते हैं हाइड्रो पंप। और अगर ये मूव एक बार भी पीकाचू को लगा तो पीकाचू डेड है और बिना पीकाचू के मैं ये मैच जीत ही नहीं सकता। इसीलिए काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। पर क्योंकि मैं एक स्किल ट्रेनर हूँ इसलिए मुझे पता है इससे कैसे बचना है। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ डबल टीम। डबल टीम एक ऐसा मूव जिसमें एक पोकेमॉन अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है जिससे सामने वाला पोकेमॉन उसको मार नहीं पाता। इससे कम से कम 50 से लेके 100% चांस होते हैं कि पोकेमॉन सामने वाले अटैक से बच जाएगा। तो इसी अटैक को मैं यूज कर रहा हूँ ब्लास्टॉइस से बचने के लिए। और जब ब्लास्टॉइस ने हाइड्रो पंप यूज करने की कोशिश की वो चूक गया। फिर मैंने वापस डबल टीम यूज किया ताकि ब्लास्टॉइस के चूकने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएं। और जैसा मैंने सोचा था, ब्लास्टॉइस का हाइड्रो पंप वापस चूक गया और यही हमारा चांस था। मैंने पीकाचू को थंडर शॉक यूज करने को कहा और शायद ऊपर वाला उस दिन हम पे मेहरबान था क्योंकि ये एक क्रिटिकल हिट था। उसके बाद ब्लास्टॉइस वापस हाइड्रो पंप यूज करता है, पर हमारे डबल टीम के कारण वो वापस चूक जाता है। इस पॉइंट तक तो मुझे ब्लास्टॉइस के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं एक और थंडर शॉक यूज करने वाला था और मुझे लग रहा था बैटल खत्म ही होने वाला है, पर सिसी एक सुपर पोशन यूज करती है। पोशंस तो पोशंस एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ गेम्स में एग्जिस्ट करती है और इसमें आप अपने पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ा सकते हो उसे वो देके, और सीसी ने वही यूज किया। बाय। पर कोई नहीं, क्योंकि थोड़े से लक और 2 थंडर शॉक के बाद ब्लास्टॉइस आउट हो जाता है। इसी के साथ हम सीसी को हरा देते हैं और हमें मिलता है कोरल आई बैज। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन है नेवल आइलैंड्स, जहां हमें मिलेगा ऑरेंज क्रू का दूसरा मेंबर और हमारा अगला बैच। इसीलिए बिना किसी देरी के हम निकल जाते हैं नेवल आइलैंड की तरफ। बीच में हम पहुंचते हैं मैंडरिन नॉर्थ में और हमें पता लगता है कि इस आइलैंड में सारे पोकेमॉन बिना किसी रीजन के बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगे हैं। थोड़ा छानबीन करने के बाद पता लगता है कि ये टीम रॉकेट के बिच और कैसिडी का काम है। मेरा नाम बुच है। ओह सॉरी बिच। पर खैर, उनको हराने के बाद और उनकी मशीन को बर्बाद करने के बाद सारे पोकेमॉन नॉर्मल हो जाते हैं और बिच और कैसिडी को पुलिस ले जाती है और हम वापस निकल जाते हैं किनो आइलैंड की तरफ। नेवल आइलैंड के रास्ते पे हमें एक और आइलैंड मिलता है, सनबर्स्ट आइलैंड। इस आइलैंड पे हम मिलते हैं मटियो से। मटियो एक ग्लास ब्लोवर है, यानी वो कांच से पोकेमॉन की मूर्तियां बनाता है। पर मटियो को एक चीज सता रही थी, वो अपनी दादाजी जैसी सुंदर मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। मटियो बताता है कि उसको थोड़ी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है जो उसे मिलेगी क्रिस्टल ऑनिक्स को देख के। वैसे तो मटियो की क्रिस्टल ऑनिक्स वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी, पर फिर भी हम उसकी मदद करते हैं और हमें क्रिस्टल ऑनिक्स मिल भी जाता है। उसको देख के मटियो को उसकी इंस्पिरेशन मिल जाती है और वो सुंदर मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हम वापस निकल जाते हैं नेवल आइलैंड्स की तरफ। पर बीच में हम एक बवंडर में फंस जाते हैं जो हमें एक सुनसान आइलैंड पर पटक फेंकता है। जब हम उस आइलैंड पे थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस आइलैंड का नाम है पिंकन आइलैंड और वहाँ पे सारे पोकेमॉन्स का कलर पिंक है। इसका कारण था वहाँ पे उगने वाली पिंकन बेरीज। टीम रॉकेट भी यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेवल आइलैंड के रास्ते पे हमें मिलता है फुकारो आइलैंड, जहाँ एक गोल्ड डक मिस्टी का उल्लू बना देता है।
होता यह है कि मिस्टी को मिलता है एक गोल्डक और उसको लगता है कि ये उसका साइडक है जो अब इवॉल्व हो चुका है, पर असल में वो बस एक ब्रॉक जैसा पोकेमॉन था जो हर लड़की पे लाइन मारता था। इसके बाद हम वापस अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और हम पहुंचते हैं किनो आइलैंड पर। वहां पर हम एक पोकेमॉन शो भी देखते हैं जिसमें मानो ऐसा लग रहा था कि सारे पोकेमॉन बात कर सकते हों। वहां हम के से भी मिलते हैं जो कि इस शो की डायरेक्टर की बेटी थी। के और उसके राइचू के संबंध कुछ खास नहीं थे, इसीलिए मैं उन्हें कुछ टिप्स देके उनकी मदद करता हूँ और बाद में उन्हीं टिप्स को यूज करके के और उसके राइचू के संबंध अच्छे हो जाते हैं। के की मदद करने के बाद मैं किनो आइलैंड से विदाई लेता हूँ और वापस निकल जाता हूँ नेवल आइलैंड की तरफ। अपने सफर के दौरान हम एक नर्स जॉय से भी मिलते हैं जो कि बाकी नर्स जॉय से थोड़ी अलग दिखती थी। नर्स जॉय छोटे आइलैंड्स पे बीमार पोकेमॉन्स की मदद कर रही थी और उनमें से एक था एक विशाल मैजिकार्प। पर टीम रॉकेट नर्स जॉय के रास्ते में आ जाती है और शायद मैजिकार्प को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो इवॉल्व हो जाता है gyarados में और हर बार की तरह टीम रॉकेट को हवा की सैर करा देता है। इसी के साथ हम भी अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं नेवल आइलैंड। तो नेवल आइलैंड पहुंचते ही मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूं थोड़ा आराम करने के लिए और फिर सीधा चला जाता हूं जिम की ओर। पर क्योंकि जिम एक पहाड़ की चोटी पर था और केबल कार से जाना ट्रेनर्स को अलाउड नहीं था, मेरे पास पहाड़ चढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद मैं मिलता हूं डैनी से जो कि ऑरेंज क्रू का दूसरा मेंबर है। डैनी बताता है कि वैसे तो वो बैच के लिए एक स्लेड रेस करता है, पर मौसम खराब होने के कारण ये पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हमें एक नॉर्मल बैटल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो डैनी और मेरे बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये एक 5v5 बैटल होने वाला था। तो डैनी सबसे पहले भेजता है जियोडूड को और मैं भेजता हूँ लैप्रेस को। अब देखो, जियोडूड एक रॉक टाइप है और रॉक टाइप पे वाटर टाइप अटैक बहुत ही भारी पड़ते हैं, तो इसीलिए लैप्रेस के एक ही सर्फ से जियोडूड आउट हो जाता है। उसके बाद डैनी भेजता है इलेक्ट्रोड को और मैं लैप्रेस को वापस बुला लेता हूँ क्योंकि टाइप डिसएडवांटेज की वजह से लैप्रेस इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स नहीं सह सकती। पर अब सवाल था कि मैं भेजूं किसको। मैं भेजता हूँ चारिज़ार्ड को। अब देखो, शायद मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि चारिज़ार्ड एक फायर के साथ फ्लाइंग टाइप भी है और फ्लाइंग टाइप पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव बहुत असरदार होते हैं और इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रिक टाइप है। तो होना क्या था, चारिज़ार्ड आउट हो जाता है। उसके बाद मैं भेजता हूँ पिकाचू को क्योंकि पिकाचू खुद एक इलेक्ट्रिक टाइप है, इसीलिए बाकी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स उस पर ज़्यादा असर नहीं करेंगे। तो एक बार पिकाचू अटैक करता है, फिर इलेक्ट्रोड अटैक करता है। मुझे लगता है सब सही जा रहा होता है, पर इलेक्ट्रोड यूज करता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक ऐसा अटैक जिसमें सामने वाला पोकेमॉन फट जाता है और दूसरे वाले पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। इट्स लाइक कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें बिल्ली डूबेंगे। और ये बहुत ही बेकार मूव होता है, इसमें दोनों पोकेमॉन नहीं बच पाते। अगर आपका पोकेमॉन बहुत स्ट्रांग है तो आप शायद बच जाओ, पर आमतौर इसमें दोनों पोकेमॉन खत्म हो जाते हैं और पिकाचू आउट हो जाता है। अब गेम सीरियस हो गया था। अब तुम बोलोगे, गौरव तुम्हारे पास 3 पोकेमॉन है और डैनी के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन है, तुम तो आराम से जीत जाओगे। नहीं, क्योंकि बल्बासौर और स्क्वार्टल का लेवल बहुत कम है, वो डैनी के पोकेमॉन को छू भी नहीं पाएंगे। अब सिर्फ लैप्रेस ही है जो हमें जिता सकती है। तो डैनी भेजता है मचोक को और मैं भेजता हूँ लैप्रेस को, और ये बहुत बुरा था। मचोक एक फाइटिंग टाइप है और लैप्रेस एक आइस टाइप है, और आइस टाइप फाइटिंग टाइप के मुकाबले कमजोर होता है। वैसे तो गेम खत्म ही हो गया था, पर मैंने फिर भी एक लास्ट ट्राई जरूर की। मैंने लैप्रेस को बॉडी स्लैम यूज करने कहा और गैस व्हाट, माचोक उससे पैरालाइज हो गया। पैरालिसिस, अगर कोई पोकेमॉन किसी अटैक से पैरालाइज हो जाता है तो 25% चांस है, 25% चांस कि वो हिल नहीं पाएगा, पर 75% चांस अभी भी है कि वो हिल पाएगा। तो ये अभी भी थोड़ी रिस्की सिचुएशन है। बेस्ट ऑफ लक फॉर मी। पर जैसा कि तुम्हें अभी बताया, 75% चांसेस अभी भी थे कि निशाना लग जाएगा। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था और शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली क्योंकि माचोक का निशाना चूक गया। लैप्रेस सर्फ यूज करती है और उसी के साथ माचोक आउट हो जाता है। उसके बाद डैनी अपने लास्ट पोकेमॉन साइथर को भेजता है, पर वो एक ही एसबी में निपट जाता है ड्यू टू टाइप डिसएडवांटेज। और इसी के साथ हम जीत जाते हैं और सी रूबी बैच को अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद मैं पोकेमॉन सेंटर पे अपने पोकेमॉन हील कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने बेशक एक बहुत ही हार्ड फाइट लड़ी थी। अब हमारी अगली मंजिल थी ट्रोवीटा आइलैंड, जहाँ हमें मिलेगा अपना तीसरा बैच। तो इसीलिए बिना किसी देरी के मैं निकल जाता हूँ ट्रोवीटा आइलैंड की तरफ। पर अपने सफर के बीच में हमें एक चोर स्नोरलैक्स मिलता है जो एक लड़की के सारे ग्रेप फ्रूट्स खा रहा था
उस लड़के की हेल्प करने के लिए मैं उस चोर स्नोरलैक्स को पकड़ लेता हूँ। पर मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत टफ था। बहुत से मेरा मतलब है बहुत टफ था। ये करने के बाद हम मोरो आइलैंड पे लैंड करते हैं। वहाँ थोड़ा आराम करने के बाद हम वापस सफर पे निकल जाते हैं। ट्रोविटा आइलैंड के सफर पे हम एक और आइलैंड देखते हैं जिसका नाम होता है गोल्डन आइलैंड। वहाँ के आदिवासी लोग म्याउथ की पूजा कर रहे थे और सोच रहे थे कि म्याउथ उनको पैसों की बारिश करके देगा। ये एपिसोड सही में कितना इमोशनल था यार। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं मकॉर्ड आइलैंड पे, जहाँ ट्रेसी एक बूढ़े और जख्मी साइथर की मदद करने के लिए उसे पकड़ लेता है। ट्रेसी का साइथर टीम रॉकेट से बाकी साइथर्स को बचा लेता है और उनकी रिस्पेक्ट पाता है। साइथर ट्रेसी के साथ सफर करने का फैसला करता है और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ जाते हैं अपने सफर में। नेक्स्ट हम रुकते हैं मैंडरिन साउथ में, जहाँ रहती है एलीट 4 की मेंबर प्रीमा। एलीट 4 तो एक रीजन में जो 4 सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेनर्स रहते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है एलीट 4। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेनर्स रहते हैं और प्रीमा भी उनमें से एक है। हम प्रीमा से एक बैटल की रिक्वेस्ट करते हैं, पर सिर्फ ड्यूगोंग और लैप्रेस से वो मेरी टीम की चटनी बना देती है। भले ही हम हार गए हों, पर फिर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पर प्रीमा, याद रखना मैं वापस जरूर आऊँगा। यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के बाद हम वापस निकल जाते हैं ट्रोविटा आइलैंड की तरफ। ट्रोविटा आइलैंड से पहले पड़ता है यम्बारा आइलैंड, जहाँ पे मैं 2 नीडोनैन की प्रेम कथा देखता हूँ। उसके बाद पड़ता है ट्रोविटा पोलिस, जहाँ एक सुपरमार्केट है, जहाँ से मैं अपने नेक्स्ट बैटल के लिए सारा सामान ले लेता हूँ। ट्रोविटा पोलिस में हमें एक बेचारा अकेला बल्बासोर मिलता है जो सालों से सीवर्स में रह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ट्रेनर ने उसको नाली में बहा दिया था क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हो रहा था। इस हिसाब से ऐश को तुमने सारे पोकेमॉन नाली में डाल देने चाहिए। और पता है ट्रेनर कौन था? इस टाउन का मेयर। तो इस मेयर की करतूत सबके सामने लाने के बाद और इसे जेल पहुंचाने के बाद हम वापस अपने सफर पे निकल जाते हैं। और एक छोटे सफर के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं ट्रोविटा आइलैंड पर। ट्रोविटा आइलैंड पर कदम रखते ही मैं पोकेमॉन सेंटर जाता हूं थोड़ा आराम करने के लिए, और उसके बाद सीधा जाता हूं जिम की ओर। वहां मैं मिलता हूं ऑरेंज क्रू के तीसरे मेंबर रूडी से। और मैं तुम्हें बता दूं, इस बंदे से मुझे नफरत है। इसके 2 रीजंस है। पहला, ये मिस्टी पे लगातार लाइन मार रहा था, और दूसरा, इस अकेले ने मेरी बैंड बजा रखी थी। असल में मैं इससे बैटल में हार गया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार, 5 बार लिटरली भाई। तो रूडी से अपनी तुड़वाने के बाद मैं थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग करता हूँ और इस बार मैं रेडी था। तो अब मैं रूडी को वापस चैलेंज करता हूँ। रूडी मुझे, मिस्टी और ट्रेसी को एक माउंटेन के टॉप पे ले जाता है और हमारा बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये एक 3v3 बैटल होने वाला था। तो रूडी सबसे पहले भेजता है इलेक्ट्रोबस को और मैं भेजता हूँ पीकाचू को। तो मैं पीकाचू को थंडर यूज करने को कहता हूँ, जो कि पीकाचू का सबसे पावरफुल मूव है। पर पीकाचू का निशाना चूक जाता है। असल में ये सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिकल मूव जरूर है, पर इसके लगने के चांस सिर्फ 75% ही हैं। मौके का फायदा उठाते हुए इलेक्ट्रोबस ब्रिक ब्रेक यूज करता है और पीकाचू को एक अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। अब पीकाचू को एक और ब्रिक ब्रेक लगा तो पीकाचू आउट हो जाएगा। तो मैं पीकाचू को वापस थंडर यूज करने को कहता हूँ और इस बार वो सही निशाने पर लगता है। इलेक्ट्रोबस को उससे अच्छा खासा डैमेज होता है, पर अभी वो आउट नहीं हुआ है और उसका एक ब्रिक ब्रेक और पीकाचू आउट है। क्या ये हमारी 6वीं हार होने वाली है? पीकाचू के थंडर ने इलेक्ट्रोबस को पैरालाइज कर दिया और इसीलिए वो हिल नहीं पाया और हमारे एक ही थंडरबोल्ट से इलेक्ट्रोबस आउट हो जाता है। थैंक यू ऊपर वाले। उसके बाद रूडी भेजता है एग्जीक्यूटोर को और मैं भेजता हूँ बल्बासोर को। अब वैसे तो एग्जीक्यूटोर के पास एक मूव है जिसको कहते हैं साइकिक, जो कि बल्बासोर पे भारी पड़ेगा। पर जैसा मैंने कहा था, मैं इस बार रेडी हूँ। मैंने भी बल्बासोर को एक न्यू मूव सिखाया था, स्लज बॉम्ब, जो कि एक पॉइजन टाइप अटैक है और एग्जीक्यूटोर जैसे ग्रास टाइप पर वो बहुत भारी पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, एक ही स्लज बॉम्ब से एग्जीक्यूटोर आउट हो गया। इसके बाद रूडी भेजता है अपने लास्ट पोकेमॉन स्टारमी को। पर मेरे पास अभी भी पीकाचू है और जैसे तुम्हें पता लग ही गया होगा, पीकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप है जो कि स्टारमी जैसे वाटर टाइप को खा जाएगा। तो इसी तरह स्टारमी भी आउट हो जाता है और हम जीत जाते हैं स्पाइक शेल बैच। यस, फाइनली! अब हमारी अगली मंजिल है कमकोट आइलैंड, जहां हमें मिलेगा ऑरेंज क्रू का 4था मेंबर और हमारा आखिरी बैच। ट्रोविटा आइलैंड से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं क्लियोपेट्रा आइलैंड। पर गौरव, बीच में इतने सारे आइलैंड्स का क्या? असल में मैं वहां गया था, कुछ चीजें भी की थी, पर मुझे नहीं लगता वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ दो। तो जैसा मैं कह रहा था, हम जाते हैं क्लियोपेट्रा आइलैंड में, जहाँ एक ट्रेनर जिसके पास एक पॉलीरैथ है वो हमें चैलेंज करता है।
मैं चारिज़ार्ड को चुनता हूँ, पर क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा था इसलिए वो हार जाता है। मैं पूरी रात चारिज़ार्ड का ध्यान रखता हूँ ताकि वो ठीक हो जाए, और शायद इससे चारिज़ार्ड का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अब वो मेरी सारी बात मानने लग गया था। तो हम उस ट्रेनर को वापस चैलेंज करते हैं और इस बार टीम वर्क से चारिज़ार्ड और मैं जीत जाते हैं। और सबसे खुशी की बात ये थी कि चारिज़ार्ड अब मेरा सारा काम मानने लग गया था। बीच में हम रुकते हैं एस्कॉर्बिया फॉरेस्ट में, जहां हम मिलते हैं टीम वॉर टोटल से, जो कि फायर ब्रिगेड्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं बुटोवो आइलैंड, जहां हमारा स्नोरलैक्स इस बच्चे की ऐसी तैसी कर देता है। पर अब टाइम था सीरियस होने का, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं कमकोट आइलैंड, जहां होने वाला था हमारा आखिरी जिम बैटल। पर आइलैंड पर पहुंचते ही एक आंटी जी मुझे गले लगा लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं उनका बेटा हूं, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि ऑरेंज क्रू की चौथी मेंबर लुआना होती है। तो जब मैं मिस लुआना के जिम जाता हूँ, जो कि एक होटल भी है, मिस लुआना मुझे बताती है कि हम एक डबल बैटल करने वाले हैं। एक डबल बैटल में हम एक की जगह 2 पोकेमॉन एक साथ यूज करते हैं। तो मैं इस शर्त मान जाता हूँ और हमारा बैटल स्टार्ट होता है। मिस लुआना भेजती है एल्केज़ाम और मैरोवैक को, और मैं भेजता हूँ पिकाचू और चारिज़ार्ड को। तो पहले चारिज़ार्ड और पिकाचू दोनों एल्केज़ाम पे हमला करते हैं ताकि वो बैटल से जल्दी निकल जाए। चारिज़ार्ड के हीट वेव और पिकाचू के थंडरबोल्ट से एल्केज़ाम आउट हो जाता है। पर मैरोवैक का बोन मरैंग, जो कि एक ग्राउंड टाइप अटैक है, वो पिकाचू जैसे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक पे भारी पड़ता है और पिकाचू भी आउट हो जाता है। अब ये चारिज़ार्ड और मैरोवैक के बीच में एक 1v1 बैटल था। इस मैच को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने चारिज़ार्ड का सबसे पावरफुल मूव आउटरीच यूज किया, और ये काम कर गया, और मैरोवैक की हार के साथ जेड स्टार बैज हमारा हो जाता है। अब हमारे पास चारों बैजेस हैं, इसका मतलब है हम ऑरेंज लीग में हिस्सा ले सकते हैं। पर ऑरेंज लीग होगी पमेलो आइलैंड पर, तो इसलिए बिना किसी देरी के मैं निकल जाता हूँ पमेलो आइलैंड की तरफ। सफर के दौरान हम पहुँचते हैं रिंड आइलैंड पर, जहाँ हम मिलते हैं मिस्टर क्वैकनपोकर से, जो कि ट्रेसी की तरह एक पोकेमॉन वॉचर हैं। मिस्टर क्वैकनपोकर बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मैजिकार्प की स्टडी करने में लगा दी। ये सुनने के बाद कि उन्होंने मैजिकार्प जैसे पोकेमॉन पे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मेरे मुंह से तो यही निकला, बर्बाद जिंदगी है। मिस्टर क्वैकनपोकर के साथ कुछ मैजिकार्प को इवॉल्व होते हुए देखने के बाद मैं वापस पमेलो आइलैंड की तरफ निकल जाता हूँ। अगले दिन जब हम एक आइलैंड पे आराम कर रहे होते हैं, मेरी बेवकूफ़ी के कारण ट्रेसी और मैं एक वाइल्ड प्लूम के स्टन स्पोर का शिकार हो जाते हैं। स्टन स्पोर के कारण हम बीमार हो जाते हैं, पर मिस्टी पॉलीवैक की मदद से साल्वियो वीड ढूंढती है और हमें ठीक कर देती है। थैंक यू मिस्टी। ठीक होने के बाद हम अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं पमेलो आइलैंड पर। पोकेमॉन सेंटर पर अपने पोकेमॉन्स को हील करने के बाद मैं देखता हूँ पमेलो आइलैंड के हॉल ऑफ फेम को, और फिर देखता हूँ उस स्टेडियम को जिसमें ड्रेक और मेरा कुछ दिन में बैटल होने वाला है। ड्रेक से बैटल करने से पहले मैं प्रोफेसर ओक से टॉरस को मंगा लेता हूँ। हमने बैटल की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से की। पिकाचू, चारिज़ार्ड, बल्बासोर, लैप्रेस, फोर्टल, टॉरस, हम सब ने जी जान से मेहनत की। अब हम तैयार थे, पर ड्रेक से बैटल करने से पहले हमने अभी भी एक चीज नहीं की थी। क्या आप लोगों को याद है वो क्या है? याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। जी हाँ, हमने अभी तक प्रीमा को नहीं हराया है, इसीलिए मैं मैंडरिन नॉर्थ जाता हूँ और प्रीमा को वापस चैलेंज करता हूँ, और एक हार्ड फाइट के बाद मैं जीत जाता हूँ। इसी के साथ हमारा बदला पूरा होता है और अब हम फाइनली ड्रेक से बैटल करेंगे। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन के लिए पूरी जर्नी थी, मेरा और चैंपियन ड्रेक का बैटल। मैं स्टेडियम में घुसता हूँ, मेरी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ड्रेक से हाथ मिलाने के बाद मैं अपनी जगह पर आता हूँ और हमारा बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रेक भेजता है डिटो को और मैं भेजता हूँ पिकाचू को। डिटो मेरे पिकाचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर एक चीज मैंने ऐश से सीखी थी, ओरिजिनल आखिर ओरिजिनल होता है, तो इसीलिए एक ही थंडर से डिटो का काम तमाम हो जाता है। उसके बाद ड्रेक भेजता है ऑनिक्स को और मैं भेजता हूँ स्क्वेडल को। ऑनिक्स स्क्वेडल पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रॉक स्लाइड यूज करता है, जिससे स्क्वेडल की हेल्थ काफी कम हो जाती है। फिर स्क्वेडल के एक ही सर्फ से ऑनिक्स ढेर हो जाता है। तो और अब तुम चीटिंग कर रहे हो, ऑनिक्स की 3 अटैक से कुछ नहीं हुआ, पर स्क्वेडल के एक ही अटैक से ऑनिक्स ढेर हो गया। अब देखो, ऑनिक्स एक रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जो वाटर टाइप पोकेमॉन के सामने 4 गुना ज्यादा कमजोर है, इसीलिए स्क्वेडल के एक ही सर्फ से ऑनिक्स ढेर हो गया। तो नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ।
ड्रेक का तीसरा पोकेमोन था इलेक्टाबस, इसलिए मैं इस बैटल के लिए बल्बासोर को भेज देता हूँ। इलेक्टाबस 2 बार साइकिक मूव यूज करता है जो कि बल्बासोर पर बहुत असरदार था, पर हम भी सोलर बीम से इलेक्टाबस को बहुत डैमेज देते हैं। फिर ड्रेक और मैं अपने पोकेमोन की हेल्थ बढ़ाते हैं पोशन यूज करके। फुल हेल्थ होने के बाद इलेक्टाबस वापस साइकिक यूज करता है और मैं स्लज बॉम्ब यूज करता हूँ जो कि लकीली क्रिटिकल लग जाता है और इलेक्टाबस को बहुत डैमेज करता है। पर ड्रेक वापस पोशन यूज करके इलेक्टाबस की हेल्थ बढ़ा देता है। मैं भी वापस इलेक्टाबस पर स्लज बॉम्ब यूज करता हूँ और इस बार स्लज बॉम्ब से इलेक्टाबस को पॉइजन लग जाता है। इलेक्टाबस वापस साइकिक यूज करता है जिससे बल्बासोर को काफी डैमेज होता है, पर जब मैं स्लज बॉम्ब यूज करता हूँ तब इलेक्टाबस सिर्फ थोड़ी सी एचपी से बच जाता है। क्या इसका मतलब है कि ड्रेक वापस पोशन यूज करके उसकी हेल्थ बढ़ा देगा? लकीली नहीं। याद है वो पॉइजन जो इलेक्टाबस को बल्बासोर के स्लज बॉम्ब से लगा था? उस पॉइजन से इलेक्टाबस को डैमेज पड़ता है और उसकी थोड़ी सी बची हुई एचपी भी खत्म हो जाती है। क्योंकि ड्रेक की 3 पोकेमोन आउट हो गए थे इसलिए हमें एक छोटा सा ब्रेक मिलता है और थोड़े समय के बाद बैटल वापस स्टार्ट हो जाता है। ड्रेक अपने चौथे पोकेमोन के तौर पे भेजता है गेंगार को। पहले तो मैं टॉरस को भेजता हूँ क्योंकि वो एक नॉर्मल टाइप है और गोस्ट टाइप मूव्स का उस पर कोई असर नहीं होगा, पर ये एक बेकार आइडिया था क्योंकि टॉरस भी उससे अटैक नहीं कर पा रहा था। तो टॉरस को वापस बुलाने के बाद मैं भेजता हूँ लैपरेस को। लैपरेस को भेजने के पीछे मेरा रीज़न था कि लैपरेस के पास एक मूव है जिसको कहते हैं आइस बीम, जो कि गोस्ट टाइप पोकेमॉन्स पर बहुत ही हावी होता है। तो लैपरेस आइस बीम यूज़ करती है और गेंगार शैडो बॉल यूज़ करता है और अंजाम होता है कि लैपरेस भी आउट हो जाती है और गेंगार भी आउट हो जाता है। दोनों पोकेमॉन के आउट होने के बाद ड्रेक अपने 5वें पोकेमॉन के तौर पे भेजता है वीनासॉर को, जिसको मेरा टॉरस पछाड़ देता है। पर अब आता है ड्रेक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन ड्रैगनाइट। अब हमें थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। मैं सबसे पहले भेजता हूँ चारिज़ार्ड को, जो कि ड्रैगनाइट को डैमेज देता है पर एक ही आउटरेज में आउट हो जाता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था। फिर मैं भेजता हूँ टॉरस को, पर उसका भी सेम हाल होता है। फिर मैं भेजता हूँ स्क्वेटल को, पर वो भी आउटरेज का शिकार हो जाता है। इस अकेले ड्रैगनाइट ने ऑलमोस्ट मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। अब मुझे डर लग रहा था। मैं अपनी लास्ट होप पिकाचू को भेजता हूँ। अब क्योंकि पिकाचू की स्पीड ड्रैगनाइट से ज़्यादा है इसलिए पहला हमला हम करने वाले थे, पर अगर हमारे अगले हमले से ड्रैगनाइट आउट नहीं हुआ तो पिकाचू भी आउटरेज का शिकार हो जाएगा और हमारी आखिरी होप भी चली जाएगी। क्या इतनी सुंदर जर्नी बर्बाद जाएगी? अब ये सब कुछ पिकाचू पर निर्भर करता है। पिकाचू एक जोरदार थंडरबोल्ट मारता है, पर क्या ये काफ़ी होगा? यस, हम जीत गए। और इसी के साथ हम ड्रेक को हरा देते हैं और हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ऑरेंज आइलैंड्स में जर्नी भी खत्म होती है विथ अ हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। असल में ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो को एडिट करते करते मुझे पूरा महीना हो गया है, पर मेरी सारी मेहनत वर्थ इट रहेगी अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएंगे। और मैं और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे नेक्स्ट कौन से गेम्स खेलने चाहिए इसके लिए अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।